हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एसआरजी ट्यूशन। तो जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हमने बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन को पढ़ा था, जिसमें हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में पढ़ा था और हमने जीन थेरेपी के बारे में पढ़ा था। अगर हम बात करें आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। और इस टॉपिक के अंदर हम जानेंगे कि कैसे हम पीसीआर की मदद से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कोई इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, और साथ ही साथ हम एलाइजा टेस्ट के बारे में भी जानेंगे कि एलिजा या एलाइजा को हम कैसे परफॉर्म करते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि पीसीआर के थ्रू हम कैसे इन्फेक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पीसीआर की। तो सबसे पहले आपको पीसीआर की फुल फॉर्म पता ही है। हमने जब प्रीवियस वीडियो करी थी जिसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें मैंने बताया था पीसीआर जो है उसका मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसको, इस टेक्निक को जो मेनली यूज़ करने का मोटिव होता है वो होता है कि जो भी मेरे पास डीएनए है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाना, यानी उसका एम्पलीफाई करना। जैसे कि अगर मेरे पास ये एक डीएनए है तो इससे इसकी कई सारी कॉपी बना देना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं एक डीएनए को 13 साइकिल पीसीआर में डालता हूँ, यानी पीसीआर की 30 साइकिल में डालता हूँ, तो वहाँ से 1 बिलियन कॉपीज़ फॉर्म हो जाएंगी। तो पीसीआर आपको आई थिंक क्लियर था। बट पीसीआर को हम यूज़ करते हैं एक और पर्पस के लिए, जो कि होता है अर्ली डायग्नोसिस। मतलब अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, अगर आपकी बॉडी में कोई सिम्टम आ रहा है, तो पीसीआर को हम ये इसलिए भी यूज़ करते हैं कि आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज़ को डायग्नोज करने के लिए भी हम पीसीआर का यूज़ करते हैं। अब ये पीसीआर काम कैसे करता है किसी भी डिजीज़ को डायग्नोज करने में या किसी भी इन्फेक्शन को डायग्नोज करने में, ये समझते हैं। सबसे पहले ये मान लीजिए एक इंसान है जो कि इंसान बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर से सबसे पहले ब्लड लिया। अब ब्लड में अगर मान लो मेरे को कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे बैक्टीरिया और वायरस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सेकंड हमने क्या करा, क्योंकि हमें ये बैक्टीरिया और वायरस मिल गए, अगर आपको इन्फेक्शन है तो आपको बैक्टीरिया और वायरस मिल जाएंगे आपके ब्लड सैंपल में। अब आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये किस बैक्टीरिया या किस वायरस ने इन्फेक्शन कराया है, आप उसका क्या करोगे, डीएनए या फिर आरएनए को आइसोलेट करोगे। मतलब कि अगर उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है तो आप आरएनए आइसोलेट करोगे, और उसका जेनेटिक मटेरियल अगर डीएनए है तो आप डीएनए आइसोलेट करोगे। उसके बाद आपने जो भी आइसोलेट करा डीएनए या आरएनए, आप उसका क्या करोगे, पीसीआर लगाओगे। पीसीआर लगा के आप क्या करोगे, उस डीएनए या फिर उस आरएनए की कई सारी कॉपीज बना दोगे। क्या करोगे, कई सारी कॉपीज बना दोगे। अब इसके बाद जो इसमें मेन इवेंट आता है या मेन स्टेप आता है वो होता है ऑटो रेडियोग्राफी का। पीसीआर लगाने के बाद सबसे मेजर स्टेप होता है ऑटो रेडियोग्राफी का, या आप ये भी कह सकते हो कि किसी भी डिजीज़ को डायग्नोज करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। अब ये ऑटो रेडियोग्राफी हम करते कैसे हैं, हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। अब देखो, ऑटो रेडियोग्राफी में हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं कि जो भी आरएनए या डीएनए हमने आइसोलेट करा है उसके हम फ्रेगमेंट्स बनाते हैं और उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हम जो हमारा प्रीवियस से मेरा मतलब है कि जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर था उसमें हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को कंप्लीट करा था कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है क्या और इसको यूज़ कैसे करा जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लगाते हैं, जिसमें होता क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं या जो भी आरएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम ये जो आरएनए या डीएनए इनकी ब्लॉटिंग करते हैं। अब ये ब्लॉटिंग करी कैसे जाती है, हम इस चीज़ को समझते हैं। हम क्या करते हैं, जिस जेल पे हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा था, या हम ये भी कह सकते हैं जिस जेल पे हमारा डीएनए और आरएनए है, उसको हम क्या करते हैं, एक बफर सॉल्यूशन में रखते हैं। ये इसके तरफ बफर सॉल्यूशन है, नीचे हमने एक ग्लास की प्लेट लगा दी है, ठीक है, और यहाँ पे हमने जेल रख दिया है जिसके अंदर हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करा था। अब हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन रखते हैं,
नाइट्रोसेल्यूलोज की एक मेम्ब्रेन रखते हैं और उसके ऊपर कई सारे फिल्टर पेपर रख देते हैं। उसके ऊपर क्या करते हैं, कई सारे फिल्टर पेपर रख देते हैं और फिर एक यहाँ पे भारी वेट रख देते हैं। क्या करते हैं, फिर एक यहाँ पे भारी वेट रखते हैं। अब हम ऐसा करते क्यों हैं, हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे वेट और फिल्टर पेपर रखने से होता क्या है कि ये जो फिल्टर पेपर है ये कैपिलरी एक्शन बनाता है। क्या करता है, कैपिलरी एक्शन कॉज करता है। कैपिलरी एक्शन कॉज करने की वजह से क्या होता है कि इस जेल में जो प्रेजेंट डीएनए आरएनए है, इस जेल में प्रेजेंट जो डीएनए और आरएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन में मूव करने लग जाते हैं। और यही बात हमने यहाँ पे लिखी है, DNA fragment move to nitrocellulose membrane with buffer solution due to capillary action occur due to filter paper। यहाँ पे हमने जितने भी फिल्टर पेपर लगाए हैं और उसके ऊपर वेट धरा है, इसकी वजह से एक कैपिलरी एक्शन जनरेट होता है जिसकी वजह से बफर सॉल्यूशन और ये जो हमारा DNA मॉलिक्यूल है ये नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन में मूव करने लगते हैं। अब हुआ क्या कि कैपिलरी एक्शन की वजह से आपके जो भी डीएनए और आरएनए के फ्रेगमेंट्स थे वो कहाँ पहुंच गए, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे। तो फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए और डीएनए और नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन ये मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिया। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं अभी थोड़ा दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या करा, जो भी नेक्स्ट स्टेप था कि आरएनए और डीएनए के फ्रेगमेंट्स नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे आ गए, वो मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि इस पूरे नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट आरएनए डीएनए को एक पैकेट में ट्रांसफर करते हैं। हम क्या करते हैं कि नाइट्रोसेल्यूलोज पे प्रेजेंट जो भी आरएनए डीएनए है इनको एक पैकेट में डालते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोब को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। यानी कि हमने ये एक मान लो पैकेट लिया, ठीक है, एक पैकेट लिया, इसके अंदर एक तो ये नाइट्रोसेल्यूलोज वाला आरएनए डीएनए डाला और साथ ही साथ में एक प्रोब डाला। एक क्या डाला, प्रोब डाला। अब आप बोलोगे कि ये प्रोब होता क्या है। ये देखिए जो प्रोब होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, ठीक है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है बैक्टीरियल या फिर वायरल डीएनए के, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है बैक्टीरियल या फिर वायरल डीएनए आरएनए जो भी इंफेक्शन आपको है उसके, ठीक है। जिसकी वजह से होता क्या है कि ये जो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट आरएनए डीएनए थे और ये जो प्रोब था इनका आपस में हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। सो यहाँ पे मैंने देखिए आपको प्रोब भी समझा रखा है कि होता क्या है, रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है टू द इन्फेक्शियस आरएनए और डीएनए। अब देखो आप में से बहुत लोग ये पूछोगे कि हमें पता कैसे चलता है कि हम कौन से प्रोब को यूज करेंगे। तो इसका सिंपल सा एक लॉजिक है कि आपको जो भी इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, अब आपको इन्फेक्शन हुआ है तो आपको उसके सिम्टम्स भी आएंगे, इसलिए हर डिजीज में आपको सिम्टम्स पता होने चाहिए। तो इन सिम्टम्स के बेसिस पे हम ये आइडिया लगाते हैं कि कौन सा आपको इन्फेक्शन हो रखा है। जैसे कि अगर आपको मैं किसी बैक्टीरियल डिजीज की बात करूं तो टाइफाइड का इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, तो वहां पे हम बैक्टीरियल प्रोब का यूज करेंगे और हमें पता है कि टाइफाइड होता है किससे, तो वहां पे हम उस तरीके से आइडिया लगाते हैं कि किस प्रोब को हमें यूज करना है। अब क्योंकि जो हमने प्रोब जो कि एक रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए डीएनए मॉलिक्यूल है उसको क्या करा था, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट आरएनए डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज करा दिया था। क्योंकि जो हमारा प्रोब है वो रेडियो एक्टिव होता है तो हम क्या करते हैं, इन पे एक्स रेज डालते हैं। क्या करते हैं, इन पे एक्स रेज डालते हैं और इनको ऑब्जर्व करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पे। क्या करते हैं, इनको ऑब्जर्व करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पे। अगर फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें कलर देखने को मिलता है, इसका मतलब है कि बैक्टीरियल या फिर वायरल डीएनए या मतलब जो भी आपको इन्फेक्शन हुआ है, चाहे वो वायरल डीएनए या वायरल आरएनए हो, वो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। ऐसा क्यों हम कहते हैं, ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने ये जो प्रोब डाला था जो कि रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आरएनए था, ये हाइब्रिडाइज कर गया, ये
हाइब्रिडाइज कर गया आपके ब्लड सैंपल में प्रेजेंट एक डीएनए के साथ, मतलब आपकी बॉडी में ये इन्फेक्शन था, इसीलिए ये जो प्रोब था आपके सैंपल के साथ हाइब्रिडाइज कर गया। और जब हमने इस पे एक्सरे डाली और इसको फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व करा तो इनने कलर शो करा, क्योंकि जो प्रोब होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। अब बात आती है कि अगर मान लो कलर शो नहीं होता तो क्या होता। तो अगर कलर शो नहीं होता तो इस केस में होता क्या, इफ नो डीएनए आरएनए अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, अगर आपको फोटोग्राफिक फिल्म पे कोई भी डीएनए या फिर आरएनए नहीं दिखता, इसका मतलब ये था कि आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ। अब ये हम किस बेस पे कहते हैं, ये हम इस बेस पे कहते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि फोटोग्राफिक फिल्म पे डीएनए या आरएनए का ना दिखना इस वजह से हुआ क्योंकि वहां पे प्रोब जो हमने डाला उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड कोई था ही नहीं, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई। और कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड नहीं था मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या फिर आरएनए नहीं था, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि आपको कोई इन्फेक्शन नहीं था। अब इस टेक्निक को हम यूज करते हैं म्यूटेशन को ऑब्जर्व करने में भी, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। अब आप बोलोगे कि हम म्यूटेशन कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो सिंपल सा एक यही तरीका है, जितने भी हमने स्टेप फॉलो करे सब वही हैं। बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब प्रोब को इंट्रोड्यूस कराएंगे, अगर मान लो म्यूटेशन कॉज हुई है तो जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होगा वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो प्रोब है वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर पाएगा और हमें कोई भी डीएनए आरएनए नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से हम म्यूटेशन ऑब्जर्व कर लेंगे। अब हम आगे मूव करते हैं और बात करते हैं एलिजा की, कि एलिजा होती क्या है। एलिजा यहाँ पे लड़की का नाम नहीं है, ये एक कह सकते हो टेक्निक है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस होती है, जिसकी वजह से हम कई सारी डिजीज को आइडेंटिफाई करते हैं। सो एलिजा की बात करें तो एलिजा की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब अगर बात करूं एलिजा की तो ये बेस्ड होता है ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे ये बेस होता है। अगर मैं बात करूं एलिजा के परफॉर्म करने की कि एलिजा हम लगाते कैसे, तो इसको हम दो बेसिस पे लगा सकते हैं। या मान लो मैं अगर ये आपसे कहूं कि मैंने आपका ब्लड सैंपल लिया, ठीक है, ब्लड सैंपल लिया। अब यहां पे दो चीजें हो सकती हैं, क्या, पहले तो कि जो भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शियस एजेंट आया उसका एंटीजन अभी भी आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, यानी एंटीजन आपकी बॉडी में है। और दूसरा ये कि आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग थी कि उसने तुरंत एंटीबॉडीज बनाई और एंटीजन को मार दिया और अब आपकी बॉडी में सिर्फ एंटीबॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो तरीके से एलिजा परफॉर्म करते हैं, एक तो इस चीज को लेके कि आपकी बॉडी में एंटीजन होगा और दूसरा इस आइडिया को लेके कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडी होगा। और दोनों से हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कैसे हम एंटीजन का यूज करके ये पता लगाते हैं कि आपको इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। अगर मैंने क्या करा, सबसे पहले ब्लड सैंपल लिया। अब मैंने ब्लड सैंपल को पहले ऑब्जर्व करा और मैंने ये देखा कि इसमें एंटीजन मौजूद है, इसमें फॉरेन एंटीजन मौजूद है। तो मैं क्या करूंगा, एंटीजन के लिए एलाइजा लगाऊंगा। अब इसमें होता क्या है कि देखो मैंने ब्लड सैंपल लिया है और इसमें देखा मैंने एंटीजन मौजूद है। अब क्योंकि आपको इन्फेक्शन हुआ है तो आपको कुछ सिम्टम्स भी आएंगे, तो मैं सिम्टम्स से पहले ये आइडिया लगाऊंगा कि आपको इस इन्फेक्शियस एजेंट ने क्या करा होगा, डिजीज कॉज करी होगी या इन्फेक्शन कॉज करा होगा। तो मैं क्या करूंगा, मार्केट से उसकी जो एंटीबॉडी होती है उसको लाऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एक एंटीबॉडी कोटिंग प्लेट लाता हूँ। और एलाइजा में आपको एक चीज याद रखनी है, ये जितने भी मैं चीजें लिख रहा हूँ ये सब मार्केट में अवेलेबल होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एंटीबॉडी कोटिंग प्लेट ले ली। अब हमने क्या करा, ब्लड सैंपल्स को इस एंटीबॉडी कोटिंग प्लेट में डाला। अब अगर मेरे ब्लड में एंटीजन मौजूद हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एंटीबॉडी जो है उस एंटीजन के साथ क्या करेंगी, बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। पहला केस ये हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये करते हैं कि एक और एंटीजन लेते हैं, ठीक है, एक और एंटीजन लेते हैं जिसकी एक साइड पे पेरोक्सीडेज एंजाइम होता है। क्या होता है, पेरोक्सीडेज एंजाइम होता है और ये एंटीजन बाइंडिंग
एंटीबॉडी होती है, मतलब कि ये एक तरीके से वो एंटीबॉडी होती है जो एंटीजन से बाइंड करेगी और ये भी मार्केट में अवेलेबल होती है। अभी जब हम एंटीबॉडी के लिए एलिजा लगाएंगे तो वहां पे आप देखोगे एंटीबॉडी बाइंडिंग एंटीबॉडी, मतलब कि हम ऐसी एंटीबॉडी का यूज करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडी से ही बाइंड करती है। लेकिन अगर आपके ब्लड सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम कौन सी एंटीबॉडी का यूज करेंगे, एंटीजन बाइंडिंग एंटीबॉडी का यूज करेंगे, ठीक है। और इस पे पेरोक्सीडेज एंजाइम भी होगा। अब होगा क्या कि यहाँ पे हमने इस एंटीबॉडी को डाला जिसके पास पेरोक्सीडेज एंजाइम है और एंटीजन बाइंडिंग एंटीबॉडी ये है। अब मैं यहाँ पे क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डाल रहा हूँ कोई, ठीक है। मैंने क्या करा, एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डाला और अगर क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डालने पे कलर अराइज होता है तो इसका मतलब ये है कि आपको वो डिजीज जिसके लिए आपने एलिजा टेस्ट लगवाया था वो डिजीज हो रखी है, मतलब कि आप पॉजिटिव हो। अब हम सेकंड केस लेते हैं ये कि मैंने आपका ब्लड सैंपल लिया और उसमें मेरे को कोई एंटीजन नहीं मिला, क्या मिली, एंटीबॉडी मिली। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एंटीजन कोटेड प्लेट लेते हैं और ये भी मार्केट में अवेलेबल होती हैं और ये आपको सिम्टम्स देख के ही पता चल जाता है कि आपको कौन सी एंटीजन कोटेड प्लेट खरीदनी है और कौन सी एंटीबॉडी कोटेड प्लेट खरीदनी है, ठीक है। तो आपने क्या करा, ब्लड सैंपल को इस प्लेट में इंट्रोड्यूस करा। अब इस एंटीजन की जो भी एंटीबॉडीज होंगी वो आके इससे बाइंड कर जाएंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एंटीबॉडी बाइंडिंग एंटीबॉडी को इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से याद रखना कि जब आपके ब्लड सैंपल में एंटीजन ना होके एंटीबॉडी होती है तो हम नेक्स्ट स्टेप में जो एंटीबॉडी यूज करते हैं वो एंटीबॉडी बाइंडिंग एंटीबॉडी होती है और इस पे भी पेरोक्सीडेज एंजाइम लगा होता है। और जब हम इसको इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर जाता है और जब हम यहाँ पे क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को ऐड करते हैं तो ये कलर शो करती है। और अगर ये कलर शो कर रही है मतलब ये जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है। टेस्ट पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि आपको जिस भी डिजीज के लिए या जिस भी इन्फेक्शन के लिए आपने ये एलिजा टेस्ट लगवाया था वो इन्फेक्शन हो रखा है या फिर हो रखा था, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं हो रखा है या फिर हो रखा था। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो हो सकता है कि एंटीबॉडी ने जो भी फॉरेन पार्टिकल थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, इसीलिए अब सिर्फ एंटीबॉडी बची है। तो इन्फेक्शन हो रखा था और हो रखा है इसीलिए एंटीबॉडी बनी है, ठीक है। सो आई होप ये जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में बात करेंगे और हो सका तो उसी वीडियो में हम पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे जहाँ पे हम बायोपायरेसी और पेटेंट ये दोनों टॉपिक भी पढ़ेंगे।